हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। अभी तक हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम लोगों ने काफ़ी फ्रीडम स्ट्रगल की बातें पढ़ी हैं। आज कुछ नया लेते हैं, करंट अफेयर्स पे बात करना शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड या इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स में जो होगा वो टाइम टू टाइम इस फोरम के जरिए हम लोग करते जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट इशू जो क्रॉप अप हो रही है पिछले कुछ दिनों से वो ये है कि ममता बनर्जी has challenged the election result of Nandigram constituency and there has arisen an election dispute between Mamata Banerjee and Suvendu Adhikari। तो इसको देखते हैं कि इसके क्या salient points हैं, क्या constitutional provisions इसके बारे में होते हैं। Let us see। She has challenged the result of Nandigram constituency from where she contested for being for the membership of West Bengal Legislative Assembly in the recently concluded election. She has challenged it before the Calcutta High Court because Calcutta High Court is the right forum where such elections can be challenged. Meaning thereby अगर MP या MLA या MLC का इलेक्शन चैलेंज करना हो तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो जिस राज्य में पड़ती है उसके हाई कोर्ट के सामने ही चैलेंज कर सकते हैं, पहले वही राइट फोरम होता है। ये कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। तो उन्होंने इस इलेक्शन के रिजल्ट को चैलेंज कर दिया है वेयर हर राइवल शुभेंदु अधिकारी वाज डिक्लेयर्ड विनर। अपने इलेक्शन पिटीशन में शी हैज सेड कि जो रिजल्ट आया है वो जीरो करार कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, वॉइड कर दिया जाए बिकॉज शुभेंदु अधिकारी हैड इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस। इलेक्शन लॉ के अनुसार करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज किया है उन्होंने। दूसरा ग्राउंड है कि जो काउंटिंग प्रोसीजर अडॉप्ट किया था रिटर्निंग ऑफिसर ने, यूजुअली इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर, वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, कॉल्ड रिटर्निंग ऑफिसर बिकॉज इट इज हिज ड्यूटी टू रिटर्न अ कैंडिडेट टू लोकसभा और द विधानसभा, इसलिए क्या कह दिया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। वो पार्लियामेंट में या विधानसभा, लोकसभा या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में सीट खाली होती है वहां पर किसी को रिटर्न करते हैं, वापस मेंबर को देते हैं, तो रिटर्निंग ऑफिसर कह देते हैं। तो काउंटिंग में प्रॉब्लम हुई है या कोई डिस्क्रिपेंसी या नॉन कॉम्प्लायंस फॉर्म 17 की फिल करने में यूज करने में हुई है, जहां पर उन वोट्स को ऐड किया जाता है, काउंट किया जाता है जो सही होते हैं। कहने का मतलब है शायद कुछ ऐसे वॉइड वोट्स ले लिए गए हैं, इनवैलिड वोट्स ले लिए गए हैं। कई सारे वोट्स इनवैलिड भी हो सकते हैं। मान लीजिए 2 बटन दबा दिए तो वोट इनवैलिड हो जाएगा, तो कुछ इनवैलिड वोट भी काउंट कर लिए गए हैं, इसलिए रिजल्ट अलग आया है। इन 3 बेसिस पे शी हैज filed an election petition before the Calcutta High Court, which is the right forum for challenging such elections. अब संविधान क्या कहता है इस बारे में, आपको ये याद रखना होगा कि इलेक्शन से संबंधित जितनी भी चीजें राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड, कॉन्स्टिट्यूशन सेज वेरी लिटिल, एवरीथिंग इज रिटन इन वेरियस लॉज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये 2 इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इनमें ज्यादातर लिखा हुआ है, संविधान ने डायरेक्शन दिया है, बाकी सारा कुछ इन लॉज में लिखा हुआ है। फिर भी संविधान इस बारे में ये कहता है, आर्टिकल 329 क्लॉज बी, नो इलेक्शन टू द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा लोकसभा का कोई इलेक्शन हो, या और टू द हाउस ऑफ और आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, या लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, शेल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, मतलब इन MP का इलेक्शन हो, MLA का इलेक्शन हो या MLC का इलेक्शन हो, ऐसा कोई भी इलेक्शन क्वेश्चन नहीं हो सकता। यदि हो सकता है तो एक्सेप्ट बाय इलेक्शन पिटीशन, अगर कोई इलेक्शन को डिस्प्यूट चैलेंज करेगा तो उसको फाइल करना पड़ेगा इलेक्शन पिटीशन, नॉट रिट पिटीशन, इलेक्शन पिटीशन पे ही होगा। और ये इलेक्शन पिटीशन दिया जाएगा उस बॉडी को, उस अथॉरिटी को जो कि एस्टेब्लिश की गई है, प्रोवाइडेड फॉर की गई है बाई एनी लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, या तो स्टेट लेजिस्लेचर ने प्रोवाइड किया है या पार्लियामेंट ने प्रोवाइड किया है। पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर जिस बॉडी को प्रोवाइड किया है उसी के तहत इलेक्शन पिटीशन पे ही ऐसे इलेक्शन चैलेंज हो सकते हैं। कहने का मतलब है इलेक्शन चैलेंज करने के लिए कोई ऑर्डिनरी पिटीशन दाखिल नहीं हो सकता, इलेक्शन पिटीशन ही दाखिल होगा। और वो जो लॉ है वो है RPA 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, वो लॉ है जो अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर ने पास किया है। इसके तहत
राइट फोरम हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट होता है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी लोकेट होती है, एस्टेब्लिश लोकेटेड होती है, वहाँ पर ये हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इतना ही कहा है। अब इलेक्शन पिटीशन होता क्या है? इलेक्शन पिटीशन इज अ लीगल रेमेडी प्रोवाइडेड बाय द प्रोविजंस ऑफ आरपीए 1951। इट इज अ लीगल रेमेडी अवेलेबल टू अ वोटर और अ कैंडिडेट। याद रखेंगे, इलेक्शन पिटीशन कोई वोटर भी फाइल कर सकता है या जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो भी फाइल कर सकते हैं। आइदर ऑफ देम कैन फाइल हु बिलीव्स दैट देयर हैज बीन सम माल प्रैक्टिस इन द इलेक्शन। वोटर को लगता हो या कंटेस्टिंग कैंडिडेट को लगता हो कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो एप्रोप्रिएट बॉडी या दैट इज हाई कोर्ट के सामने इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये लीगल रेमेडी है। Such a person can challenge the result through an election petition submitted to the High Court of the state where the constituency is located, as I have told you already. Such a petition has to be filed within 45 days from the date of poll results. 45 दिन में फाइल कर देना चाहिए as per the law. The RPA 1951 suggests that High Court should try to conclude the trial within 6 months. RPA के अनुसार तो 6 महीने में ये ट्रायल कंक्लूड हो जाना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये काफ़ी आगे बढ़ता चला जाता है। कई बार साल भी लग जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस लूप होल्स इन द लॉ एंड द प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन। तो इलेक्शन पिटीशन ये होता है, इलेक्शन पिटीशन पे ही इलेक्शन चैलेंज हो सकते हैं। अब इलेक्शन पिटीशन के चैलेंज करने के बेसिस क्या क्या हो सकते हैं? एज पर सेक्शन 100 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इन जनरल, इलेक्शन चैलेंज करना है तो यही बेसिस हो सकते हैं। पहला तो ये कि इलेक्शन डे के दिन वो जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वो क्वालिफाइड नहीं था एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और एज पर द लॉ, ही वॉज नॉट क्वालिफाइड टू कंटेस्ट। या तो ये बेसिस ये हो सकता है, ये हम आरपीए की बात कर रहे हैं, या इलेक्शन के प्रोसेस में कैंडिडेट ने करप्ट प्रैक्टिसेस में इंटेलिजेंस की है, पैसा दिया है, या ज़बरदस्ती वोट पड़वाया है, या वो इलेक्शन वोट मांगने के लिए उसने रिलीजन का इस्तेमाल किया है, लोगों में धर्म के नाम पर कम्युनल वोटिंग करवाने की कोशिश की है, या नस्लवादी स्टेटमेंट दिए हैं, या कम्युनिटी बेस्ड इलेक्शन कंक्लूड वोट मांगने की कोशिश की है, या भाषा के आधार पे कुछ ऐसा किया है। ये सारे जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं इनको सेक्शन 123 ऑफ आरपीए 1951 में डिफाइन किया गया है। तो या तो करप्ट प्रैक्टिसेस की गई हैं, इस बेसिस पे भी हो सकता है, या जो नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया था कैंडिडेट ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, वो इम्प्रॉपरली एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, मतलब बिना उसे सोचे समझे रिजेक्ट कर दिया है, या ठीक से देखा नहीं है एक्सेप्ट कर लिया, इस बेसिस पे हो सकता है। मतलब वो जो नामांकन पत्र जो इलेक्शन कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो जो दाखिल करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने, वो ठीक से देखा नहीं गया, गलत तरीके से एक्सेप्ट हो गया या गलत तरीके से रिजेक्ट हो गया, या काउंटिंग प्रोसेस में कोई माल प्रैक्टिस हुई है, जैसे कि किसी वोट को लिया नहीं गया है या किसी इनवैलिड वोट को काउंट कर लिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया। मतलब काउंटिंग में कहीं गड़बड़ हुई है, या तो ठीक से गिनती नहीं हुई है, या इनवैलिड वोट काउंट कर लिए गए हैं, या संविधान के किसी प्रोविजन को फॉलो नहीं किया गया, या आरपीए के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया, या उसके तहत जो रूल्स रेगुलेशंस जारी हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन को अलाउड है वो फॉलो नहीं हुए। इन बेसिस पर इलेक्शन पिटीशन दाखिल हो सकता है एज पर सेक्शन 100 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इन जनरल ऐसे हो सकता है। तो ममता बनर्जी ने बोला है कि उन्होंने माल प्रैक्टिसेस की हैं काउंटिंग में, वैलिड वोट इनवैलिड वोट काउंट हो गए हैं, और ये उनके जो हैं क्या कहते हैं बेसिस है जिस पे उन्होंने चैलेंज किया है। अब जब हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट इसको रिजॉल्व करेगा तो क्या क्या हो सकता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि पिटीशनर ने मांगा क्या है। जैसे ममता बनर्जी ने देखिए यहाँ मांगा है इलेक्शन शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड, शी हैज डिमांडेड द इलेक्शन को खारिज कर दिया जाए, वॉइड कर दिया जाए। तो जो रेजोल्यूशन है उस पर डिपेंड करता है पिटीशनर ने क्या मांगा है। अंडर सेक्शन 84 ऑफ आरपीए 1951 द पिटीशनर में आस्क दैट द रिजल्ट्स ऑफ ऑल और द विनिंग कैंडिडेट्स में बी डिक्लेयर्ड वॉइड, जो रिजल्ट है वो वॉइड करार कर दिया जाए, विनिंग कैंडिडेट का कर दिया जाए, सभी का कर दिया जाए। और इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है द पिटीशनर में आस्क द कोर्ट टू डिक्लेयर हिम और हर, या तो
जिसने पिटीशन दाखिल किया या तो उसको विनर करार कर दिया जाए। अगर पिटीशन विनिंग कंटेस्टिंग कैंडिडेट ने दाखिल किया है तो ऑब्वियसली वो यही बोलेगा या बोलेगी कि मुझे विनर बना दिया जाए, या किसी वोटर ने किया है, मतलब विनिंग कैंडिडेट ने नहीं किया है, किसी वोटर जनरल वोटर ने किया है तो कहेगा कि किसी और को विनर बना दिया जाए और एनी अदर कैंडिडेट एज द विनर आर ड्यूली इलेक्टेड। मतलब अगर कंटेस्टिंग कैंडिडेट ने किया है तो वो अपने लिए मांगेगा ऑब्वियसली, लेकिन किसी वोटर ने किया है तो वो किसी और के लिए डिमांड कर सकता है। तो जो इलेक्शन रिजल्ट है उसे जीरो किया जाए और इस तरीके से नया रिजल्ट दिया जाए। So the verdict of an election petition, if found in favor of the petitioner may result in fresh election or the court announcing a new winner। मतलब अगर जब इसका फैसला आएगा तो ये हो सकता है या तो इलेक्शन ही खारिज कर दिया जाएगा, दोबारा इलेक्शन होगा, या फिर ममता बनर्जी अगर लगता है कि उनके ग्राउंड सही हैं, वो स्क्रूटनी को स्टैंड कर गए, तो ममता बनर्जी में बी डिक्लेयर्ड एज विनर ऑफ नंदीग्राम और देयर मे बी फ्रेश इलेक्शन एज डिसाइडेड बाय द राइट फोरम दैट इज द हाई कोर्ट। तो रिजोल्यूशन ये हो सकता है। पहले ऐसा हुआ है, 2-3 केसेस हुए हैं। सबसे फेमस है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 1975 सेट असाइड द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी फ्रॉम रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्शन 1971 में हुआ था, जिसको करप्ट प्रैक्टिस के बेस पे राजनारायण जो उनके राइवल थे उन्होंने चैलेंज कर दिया था। द इलेक्शन पिटीशन वाज फाइल्ड बाय राजनारायण हु हैड लॉस्ट टू हर बाई 1 लाख वोट से वो हार गए थे, तो उन्होंने चैलेंज कर दिया था। ग्राउंड ये था कि इंदिरा गांधी को जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है रायबरेली के, उन्होंने हेल्प किया था, पुलिस ने हेल्प किया था, होम सेक्रेटरी ऑफ यूपी ने हेल्प किया था, मतलब गवर्नमेंट मशीनरी ने उनको हेल्प किया था उनके इलेक्शन में, इसलिए करप्ट प्रैक्टिसेस वगैरह में वो इन्वॉल्व हुए, इस बेसिस पर उनका इलेक्शन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। दिस अमाउंटेड टू अ करप्ट प्रैक्टिस अंडर आर्टिकल 123 ऑफ आरपी एक्ट, उसमें ये करप्ट प्रैक्टिस मानी गई है। तो हाई कोर्ट ने कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट उनको रीइंस्टेट कर देंगे आगे चलकर। तो दिस वाज वन इम्पॉर्टेंट केस ऑफ वेयर द इलेक्शन डिस्प्यूट वाज डिक्लेयर्ड एज रिजॉल्व की गई थी, उनका इलेक्शन डिस्कार्ड कर दिया गया था। यहाँ पर आप मेरे वीडियोस में जाएंगे तो मैंने एक 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया है, डिस्कस किया है, सॉरी, इसमें देखिएगा मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि क्यों 39 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, कैसे इसका संबंध इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस से है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको, और इस वीडियो को आप सुनेंगे, मैं इसको लिंक में डाल दूंगा, इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, आपको और 4 बातें नहीं पता लगेंगी। यूजुअली यूपीएससी में क्वेश्चंस जो रिलेटेड चीजें होती हैं उससे भी आ जाते हैं। तो इलेक्शन डिस्प्यूट अराइज हुई है, देयर मे बी क्वेश्चन फ्रॉम 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975। सो दिस इज रिलेटेड टू द इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ ममता बनर्जी। अब ये कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने है। ममता बनर्जी ने अब ये डिमांड की है कि जिस जज को ये इलेक्शन डिस्प्यूट दी जा रही है वो जज बायस शो कर सकते हैं। इलेक्शन डिस्प्यूट जिस जज के सामने रखी जा रही है वो जज बायस शो कर सकते हैं, बिकॉज ही इज रिलेटेड टू बीजेपी। जज इज रिलेटेड टू बीजेपी, वो बीजेपी के एक्टिव मेंबर हैं, ये उनका दावा ममता बनर्जी का है। और अगर ऐसा होगा सो देयर मे बी सम बायस विच विल बी वायलेशन ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस की थ्योरी ये कहती है कि कोई भी जज किसी बायस के साथ किसी केस को ना सॉल्व करे, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो जज हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, ये बीजेपी से संबंध रखते हैं, तो ओबियसली ही वुड बी बायस्ड अगेंस्ट मी, इसलिए ये इनकी कोर्ट में ना भेजा जाए, किसी और जज को अपॉइंट किया जाए। थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस कहती है कि कोई भी जज जब भी फैसला दे तो वो क्या कहते हैं, बायस के साथ फैसला ना दे, न्यूट्रल होने की कोशिश करे। यहाँ पर बायसनेस का कुछ आधार देखा जा सकता है, तो रिसेंटली इसमें ये हो रहा है। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द इलेक्शन पिटीशन ऑफ ममता बनर्जी। अब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि क्या संविधान के प्रोविजंस थे आर्टिकल 329(b) में, कैसे क्या सीधे हाई कोर्ट में चैलेंज पहले हो सकता था इलेक्शन पिटीशन, या कुछ और फोरम्स भी होते थे। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे कैसे ये चीज डेवलप हुई, इवॉल्व हुई है, कि पहले एक फोरम हुआ करता था, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो कैसे कैसे बढ़ सकता है, इसका एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको मैं कुछ और इंसाइट दूंगा इस इश्यू के बारे में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। करंट इश्यूज पे हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।